Hello students, very good morning to all of you and welcome to the VL Academy. How are you all? I hope you will be fine. So let's begin today lecture. Today we are going to talk about बुद्धि के प्रकार। गेरेट के अनुसार तीन प्रकार की बुद्धि का उल्लेखन है जो कि निम्न है: सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। तीनों प्रकार की बुद्धि की परिभाषाएं निम्नवत हैं जो कि है मूर्त बुद्धि की। इस बुद्धि को यांत्रिक या गायक बुद्धि भी कहते हैं। इसका संबंध यंत्रों और मशीनों से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह यंत्रों व मशीन के कार्य में विशेष रुचि लेता है। तो बात करते हैं मूर्त बुद्धि की। मूर्त बुद्धि यांत्रिक और गायक बुद्धि भी होती है। मीन्स अगर आपको मशीनों का नॉलेज है, अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है, अच्छा सब किसी को मशीनों का या टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है। किसी भी पर्सन के पास जाएंगे, जैसे कि आप बात कर लो आजकल के युग में सेलफोन रिपेयरिंग का वर्क है या फिर मैकेनिकल वर्क है या फिर टेक्निकल वर्क है, तो इसका एक विशेष समुदाय होता है। सभी को इस विषय में जानकारी नहीं होती है। तो जिसके पास मूर्त बुद्धि होगी वही यांत्रिक या गायक बुद्धि के पक्ष में रहता है या उसको उसकी यांत्रिक या गायक बुद्धि मजबूत होती है। ठीक है। यंत्रों और मशीन के कार्य में विशेष रुचि लेता है इस प्रकार का व्यक्ति। जैसे कि मूर्त बुद्धि में बात करें तो कारीगर आते हैं, मैकेनिक आते हैं, इंजीनियर आते हैं या औद्योगिक कार्यकर्ता आते हैं। अमूर्त बुद्धि, इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह ज्ञानार्जन में विशेष रुचि लेता है। ठीक है। तो इसका भी एक विशेष समुदाय होता है। तो जिस भी चीज़ का नॉलेज हम बुक से ले सकते हैं, जो लोग बुक से नॉलेज लेने में इंटरेस्टेड होते हैं, इस तरह के बालक इस बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम अमूर्त बुद्धि कहते हैं। अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत जो प्रोफेशंस आते हैं उसके विषय में बात करते हैं। तो जो वकील है, ठीक है, तो वकील स्पेसिफिक बुक से पढ़ करके ही बनता है। डॉक्टर, यह भी बुक से ही होते हैं। दार्शनिक, चित्रकार, साहित्यकार, तो यह सारे प्रोफेशंस बुक से रिलेटेड होते हैं। बुक से ज्ञान लेकर के, पुस्तकीय ज्ञान लेकर के आप इन प्रोफेशन में जा सकते हैं, जिसको हम अमूर्त बुद्धि कहते हैं। सामाजिक बुद्धि, इस बुद्धि का संबंध व्यक्तिगत व सामाजिक कार्यों से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह मिलनसार, सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाला, समाज में लोगों के आपसी संबंधों को जानने वाला होता है। ठीक है। तो सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आता है यंत्री, व्यवसायी, कूटनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता। तो यह सारे लोग सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। इनमें सामाजिक बुद्धि का अभाव नहीं होता है। यह लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सामाजिक कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। गतिविधि देखते हैं। अब इसमें आपको जोड़े मिलाने हैं। जोड़ी मिलाइए किस प्रकार के व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि अधिक होती है। वकील, अभी हमने पढ़ा था वकील में किस प्रकार की बुद्धि अधिक होती है, अमूर्त बुद्धि। ठीक है। मंत्री, मंत्री में किस प्रकार की बुद्धि होती है, जो मंत्री होता है पॉलिटिशियन होता है, तो इसमें सामाजिक बुद्धि होगी। कारीगर, कारीगर में मूर्त बुद्धि होगी क्योंकि मैकेनिकल से रिलेट करता है। व्यवसायी, व्यवसाय में कैसी बुद्धि होती है, व्यवसाय में सामाजिक बुद्धि होती है। चित्रकार, जो पेंटर होता है, पेंटर में कैसी बुद्धि होगी, पेंटर में भी आपका अमूर्त बुद्धि होगी। ठीक है। कैसी बुद्धि होगी पेंटर में, पेंटर में आपकी अमूर्त बुद्धि होगी। सामाजिक कार्यकर्ता, तो सीधी सी बात सामाजिक बुद्धि होगी इसमें। डॉक्टर, डॉक्टर में अमूर्त बुद्धि होगी क्योंकि बुक से रिलेट करते हैं। इंजीनियर, इंजीनियर में मूर्त बुद्धि होगी। ठीक है। इस प्रकार से ये गतिविधियाँ थी। अगर आपको ये मिलान करना आ गया है तो आपके समझ में आ गया होगा बुद्धि के प्रकार किस तरह से हैं। अब बुद्धि के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। बुद्धि के स्वरूप की पूर्ण रूपरेखा व्याख्या करने व उसे समझने के लिए बुद्धि के कई सिद्धांत सहायक हैं। मनोवैज्ञानिकों का शुरू से ही यह प्रयास रहा है कि बुद्धि की व्याख्या करने हेतु वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाए। इस प्रयास के परिणाम स्वरूप बुद्धि के कई सिद्धांत हमारे सामने उपस्थित हैं, जिसमें बहुआयामी सिद्धांत हैं। बुद्धि के बहुआयामी सिद्धांत, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। पहला है बहुखंड सिद्धांत। थर्स्टन के द्वारा दिया गया यह सिद्धांत विस्तृत सांख्यिकी विश्लेषण पर आधारित है। तो एक नंबर का क्वेश्चन आपको यहीं से याद आता है कि बहुखंड सिद्धांत किसने दिया था, तो वो थर्स्टन ने दिया है। तो थर्स्टन के द्वारा दिया गया यह सिद्धांत विस्तृत सांख्यिकी विश्लेषण पर आधारित है। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि कई प्रारंभिक योग्यताओं से मिलकर बनी होती है। उन्होंने बुद्धि के स्वरूप को जानने के लिए विश्वविद्यालय के छात्रों पर 56 मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि निम्न 7 योग्यताओं का मिश्रण है। ठीक है। तो बहुखंड सिद्धांत के अनुसार जो बुद्धि क्या है, वह 7 जो बुद्धि है आपकी, वह 7 योग्यताओं का मिश्रण है। सबसे पहला संख्या योग्यता, ठीक है, न्यूमेरिक एबिलिटी।
दूसरा शाब्दिक योग्यता, तीसरा स्थानिक योग्यता, चौथा है शब्द प्रभाव योग्यता, पांचवा तार्किक योग्यता, छठवां स्मृति योग्यता और सातवां प्रत्यक्षीकरण योग्यता। ये सभी 7 क्षमताएं अथवा योग्यताएं एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, अर्थात उनमें सहसंबंध नहीं है। थर्स्टन का मत है कि किसी विशेष कार्य करने में, जैसे गणित के एक कठिन प्रश्न को समझना, साहित्य का अध्ययन करना आदि में उपर्युक्त मानसिक योग्यताओं के संयोजन की आवश्यकता होती है। ये मानसिक योग्यताएं प्रारंभिक व सामान्य हैं, क्योंकि उनकी आवश्यकता किसी न किसी मात्रा में सभी जटिल बौद्धिक कार्यों में पड़ती है। तो बिल्कुल सही बात है, जितनी ये 7 योग्यताएं बताई गई थर्स्टन के द्वारा, तो किसी न किसी जटिल कार्य में इन सभी की आवश्यकता होती ही है। चलिए अगला देख लेते हैं, बुद्धि संरचना का सिद्धांत। यह किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है। ये किसने? गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड के सिद्धांतों को त्रिविम सिद्धांत या बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो गिलफोर्ड का विचार था कि बुद्धि के सभी तत्वों को 3 विभागों में बांटा जा सकता है। इन्होंने कितने में बांटा है? 3। ठीक है, पहला संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पादन। ठीक है, ये 3 सिद्धांत है। संक्रिया सिद्धांत क्या होता है? संक्रिया से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप से होता है। किसी दिए गए कार्य को करने में व्यक्ति द्वारा की गई मानसिक क्रियाओं का स्वरूप क्या होता है। ठीक है, गिलफोर्ड ने संक्रिया के आधार पर मानसिक क्षमताओं को 5 भागों में बांटा है। मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति संज्ञान। अब ये क्या क्या होता है देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति को सहशिक्षा पर उसके गुण व दोष बताते हुए एक लेख लिखने को कहा जाता है, तब उपयुक्त 5 मानसिक क्रियाओं में मूल्यांकन की संक्रिया होते पाई जाएगी। उसी तरह किसी व्यक्ति को ईंट का असाधारण प्रयोग बताने को कहा जाएगा, तब निश्चित रूप से अपसारी चिंतन की संक्रिया का उपयोग किया जाएगा। विषय वस्तु, इस विमा का तात्पर्य उस क्षेत्र से होता है जिसमें सूचनाओं के आधार पर संक्रियाएं की जाती हैं। गिलफोर्ड के अनुसार इन सूचनाओं को 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो विषय वस्तु वो होती है जिसका तात्पर्य उस क्षेत्र से होगा जिसमें सूचनाओं के आधार पर संक्रियाएं की जाएंगी। गिलफोर्ड ने जो बताया वो 4 भागों में बांटा गया है इन विषय वस्तु को। ठीक है, तो पहला है आकृति अंतर्वस्तु, दूसरा प्रतीकात्मक अंतर्वस्तु, तीसरा शाब्दिक अंतर्वस्तु और चौथा है व्यवहारिक अंतर्वस्तु। ठीक है, उदाहरण के तौर पर व्यक्ति को दी गई सूचनाओं के आधार पर कोई संक्रिया करना हो जो शाब्दिक ना हो, चित्त के रूप में हो, ऐसी परिस्थिति में विषय वस्तु का स्वरूप आकृतिक कहा जाएगा। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा? आकृतिक हो जाएगा। उत्पादन, उत्पादन का अर्थ किसी प्रकार की विषय वस्तु द्वारा की गई संक्रिया के परिणाम से होता है। इस परिणाम को गिलफोर्ड ने 6 भागों में बांटा है। तो बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है क्योंकि हर पार्ट को बांटा जा रहा है किसी न किसी भाग में। ठीक है, तो गिलफोर्ड ने इस उत्पादन के भाग को 6 भागों में बांटा है। सबसे पहला है इकाई, दूसरा है वर्ग, तीसरा है संबंध, चौथा है पद्धतियाँ, पांचवा रूपांतरण, छठवां आशय। तो ये आप देख सकते हैं, आपके सामने एक पिरामिड टाइप का बॉक्स बना हुआ है। तो इस बॉक्स में संक्रिया है, उत्पादन है और विषय वस्तु है, तीनों चीज़ों को दिखलाया गया है। गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत में बुद्धि की व्याख्या 3 विमाओं के आधार पर की है और प्रत्येक विमा के कई कारक हैं। संक्रिया विमा के 5, विषय वस्तु विमा के 4 कारक व उत्पादन विमा के 6 कारक हैं। इस तरह बुद्धि के कुल मिलाकर के 5 × 4 × 6 = 120 कारक हैं। ठीक है, तो 120 कारक होते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर के अनुसार, अब गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत किस तरीके से दिया इसको देखते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर के अनुसार, गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, तो गार्डनर के सिद्धांत को बहुबुद्धि का सिद्धांत कहा गया। गार्डनर के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर बहुकारकीय होता है। ठीक है, तो ये एक ही दिशा में वर्क नहीं करती है, ये अलग अलग डायमेंशंस में भी वर्क करती है, अलग अलग डायरेक्शन में भी वर्क करती है। उन्होंने बताया कि सामान्य बुद्धि में 6 तरह की क्षमताएं या बुद्धि सम्मिलित होती हैं। एक नॉर्मल पर्सन का जो माइंड सेटअप होता है, जो उसकी बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस होती है, उसमें 6 तरह की क्षमताएं सम्मिलित होती हैं। यह क्षमताएं एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं तथा मस्तिष्क में प्रत्येक के संचालन के लिए अलग अलग हैं। सबके लिए अलग अलग रूल्स बताए गए हैं। यह 6 प्रकार की बुद्धि नियम है। पहला है भाषाई बुद्धि। ठीक है, भाषाई बुद्धि। दूसरा है तार्किक गणितीय बुद्धि। तीसरा है स्थानिक बुद्धि। चौथा शारीरिक गतिक बुद्धि। पांचवा सांगीतिक बुद्धि और छठवीं है व्यक्तिगत बुद्धि। भाषाई बुद्धि क्या होती है? इस तरह की बुद्धि में वाक्यों या शब्दों की बोध क्षमता, शब्दावली,
शब्दों के बीच संबंधों को पहचानने की क्षमता आदि सम्मिलित होती है। मीन्स कोई व्यक्ति उसमें बोध क्षमता है या नहीं है, शब्दावली है या नहीं है, शब्दों के बीच शब्दों को पहचानने की क्षमता सम्मिलित है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जिनमें भाषा के विभिन्न प्रयोगों के संबंध में संवेदनशीलता होती, जैसे कवि, पत्रकार। आपने देखा होगा कि सभी लोगों की भाषा उतनी उत्कृष्ट नहीं होती जितनी कि कवियों की होती है या पत्रकार की होती है। तार्किक गणितीय बुद्धि, इस बुद्धि में तर्क करने की क्षमता, गणितीय समस्याओं का समाधान करने की क्षमता, अंकों के संबंधों को पहचानने की क्षमता आदि सम्मिलित होती है। ऐसी बुद्धि में तर्क की लंबी श्रृंखलाओं का उपयोग करने की क्षमता होती है। तो जो लॉजिकल मैथमेटिशियन होते हैं, अब दो तरह के लोग इसमें वर्क कर सकते हैं, पहले जो मैथमेटिशियन होंगे और दूसरे साइंटिस्ट। इन्हीं दोनों को तर्क की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। बाकी लोग तो अध्यात्म की ओर चले जाते हैं, उन्हें ज्ञान से ही वह अपना जीवन संबंधित कर देते हैं। लेकिन जो मैथमेटिशियन होते हैं और जो साइंटिस्ट होते हैं, इनको ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, इनको तर्क चाहिए होता है, लॉजिक दो इनको, देन दे विल बी एबल टू एग्री ऑफ थिंग्स। स्थानिक बुद्धि, इसमें स्थानिक चित्र को मानसिक रूप से परिवर्तन करने की क्षमता, स्थानिक कल्पना शक्ति आदि आते हैं। अर्थात संसार को सही ढंग से देखने की क्षमता व अपने प्रत्यक्षीकरण के आधार पर संसार के पक्षों का पुनर्निर्माण करना, परिवर्तन करना आदि सम्मिलित होता है। जैसे मूर्तिकार और जहाज चालक। ठीक है, ये दोनों अपने अपने अकॉर्डिंग स्थानिक बुद्धि का प्रयोग करते हैं। शारीरिक गतिक बुद्धि, ये क्या होती है? इस तरह की बुद्धि में अपने शारीरिक गति पर नियंत्रण रखने की क्षमता, वस्तुओं को सही ढंग से घुमाने व उनका उपयोग करने की क्षमता सम्मिलित है। इस तरह की बुद्धि नर्तकी व व्यायामी में अधिकतर होती है, जिसमें अपने शरीर की गति पर पर्याप्त नियंत्रण रहता है। साथ ही साथ इस तरह की बुद्धि की आवश्यकता क्रिकेट खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी, न्यूरोसर्जन, शिल्पकारों आदि में अधिक होती है, क्योंकि इन्हें वस्तुओं का प्रयोग प्रवीणतापूर्वक करना होता है। ठीक है, तो अब इसी में देख लेते हैं शारीरिक गतिविधि में। एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे आपने कुछ लोगों को देखा होगा, वो बैठे हुए अपने पैर हिलाते रहते हैं, अपने हाथ हिलाते रहते हैं, मतलब उनको अपनी शारीरिक गति का सही ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो वो ठीक तरीके से अपनी इस गतिक बुद्धि का ज्ञान नहीं ले पाते हैं। तो इस तरह की गतिक बुद्धि का ज्ञान किसके पास होता है? शारीरिक गतिक बुद्धि का न्यूरोसर्जन होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, टेनिस प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं, शिल्पकार होते हैं, तो इस तरह के लोगों के पास ऐसा ज्ञान होता है। संगीतिक बुद्धि, इसमें लय व ताल को प्रत्यक्षण करने की क्षमता सम्मिलित होती है, अर्थात लय, ताल, गायन के प्रति उतार चढ़ाव की संवेदनशीलता आदि इस प्रकार की बुद्धि का भाग है। यह बुद्धि संगीत देने वालों व गीत गाने वालों में अधिक होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने गाना नहीं सीखा होता है, इसके बाद भी उनको अच्छा नॉलेज होता है सुर ताल का। तो अगर उनको इस तरह का नॉलेज है, सुर ताल उनका अच्छा है, अगर वह इस तरह की गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, तो इसका तात्पर्य है कि उनकी सांगीतिक बुद्धि बहुत बढ़िया है। व्यक्तिगत बुद्धि, अच्छा यह तो सब में होनी चाहिए लेकिन नहीं होती है। व्यक्तिगत बुद्धि के दो तत्व होते हैं, जैसे कि एक दूसरे को अलग अलग होते हैं, या दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। अंतःवैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में अपने भावों एवं संवेगों का मॉनिटर करने की क्षमता, उनमें भेद करने की क्षमता, सूचनाओं से व्यवहार को निर्देशित करने की क्षमता आदि सम्मिलित होती है। मीन्स इस बुद्धि में हम बात कर सकते हैं अपने आप की, कि हम अपने आप को किस तरीके से मॉनिटर करते हैं, अपने आप में किस तरीके से डिफरेंस करते हैं, अपने आप में जो सूचनाओं का व्यवहार है उसको, उसका जो निर्देशन है उसकी क्षमता किस तरह की है, हम इसकी बात कर लेते हैं। और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इसमें दूसरे व्यक्तियों के अभिप्रेरकों, इच्छाओं, आवश्यकताओं को समझने की क्षमता, उसकी मनोदशा को समझना, चित्त प्रकृति समझकर किसी नई परिस्थिति में व्यक्ति किस प्रकार व्यवहार करेगा आदि के बारे में पूर्व कथन करने की क्षमता से होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम सामने वाले के विषय में कोई राय रख रहे हैं, अपना एक ओपिनियन दे रहे हैं। गार्डनर ने बताया, गार्डनर के अनुसार प्रत्येक सामान्य व्यक्ति में यह 6 बुद्धि होती हैं, परंतु कुछ विशेष कारणों जैसे आनुवंशिकता या प्रशिक्षण के कारण किसी व्यक्ति में बुद्धि अधिक विकसित हो जाती है। सभी 6 प्रकार की बुद्धि आपस में अंतःक्रिया करती हैं और फिर प्रत्येक बुद्धि स्वतंत्र रूप में कार्य करती है। मस्तिष्क में प्रत्येक बुद्धि अपने नियमों व
कार्य विधि द्वारा संचालित होती है। इसीलिए यदि खास तरह की मस्तिष्क क्षति होती है तो एक ही तरह की बुद्धि क्षतिग्रस्त होती है, पर उसका प्रभाव दूसरी तरह की बुद्धि पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कभी कभी आप देखते हैं किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या सर पे गहरी चोट लग जाती है, तो अगर हम बोलें कि उसका बाकी काम तो ठीक चल रहा है, सिर्फ इसी दिशा में कैसे यह प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वह इस तरह की होती है क्योंकि 6 बुद्धियों में से किसी एक बुद्धि पर प्रभाव पड़ा है। पूरी 6 में प्रभाव नहीं पड़ा तो कोई एक बुद्धि क्षतिग्रस्त हुई है। ठीक है, गार्डनर ने इस सिद्धांत का आशय यह है कि एक छात्र जिसकी स्कूल और कॉलेज की उपलब्धि काफ़ी उत्कृष्ट थी फिर भी उसे जिंदगी में असफलता हाथ लगी, वह दूसरा छात्र जिसका स्कूल और कॉलेज की उपलब्धि निम्न स्तर की होने के बाद उसने बहुत सफलता अर्जित की। इसका स्पष्टकरण यह है कि पहले छात्र में व्यक्तिगत बुद्धि की कमी थी, वह दूसरे छात्र में अधिकता। ठीक है, समझ आ गया। क्रमिक महत्व का सिद्धांत। बर्ट एवं वर्नर ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उन्होंने मानसिक योग्यताओं को उनके महत्व के अनुसार 4 स्तर दिए जो कि निम्नवत हैं। मानसिक योग्यता, अच्छा, बर्ट एवं वर्नर का सिद्धांत बुद्धि के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रमिक महत्व का सिद्धांत दिया था इन्होंने, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। मानसिक योग्यता, सामान्य स्मरण चिंतन, विशेष मानसिक योग्यता। ठीक है, तो पहला सामान्य प्रथम में जाएगा, दूसरा द्वितीय में, तीसरा स्मरण चिंतन तर्क कल्पना, चौथा विशेष मानसिक योग्यता। तो दूसरे से शुरू करते हैं। क्रियात्मक यांत्रिक संरचना और शाब्दिक संख्यात्मक शैक्षिक। तो ये 2 भागों में डिवाइड हुई, क्रियात्मक यांत्रिक संरचना और शाब्दिक संख्यात्मक शैक्षिक। केटल का सिद्धांत। केटल ने बुद्धि के 2 तत्व बताए, अनिश्चित बुद्धि जिसे हम GI कहते हैं, निश्चित बुद्धि जिसे हम GC कहते हैं। अनिश्चित बुद्धि क्या होती है? अनिश्चित बुद्धि वह है जिसके विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम समझते हैं, हेरिडिटी का प्रभाव पड़ता है। फलतः यह बुद्धि प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है। निश्चित बुद्धि के विकास पर अनुभवों, शिक्षा, संस्कृति यानी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यह उन सभी व्यक्तियों की एक सी होती है जो एक समान वातावरण में रहते हैं। केटल के अनुसार इन 2 तत्वों को भी तत्व विश्लेषण द्वारा अनेक तत्वों में विभाजित किया जा सकता है। आजकल इस सिद्धांत पर आधारित कई अनुसंधान हो रहे हैं और अनिश्चित व निश्चित बुद्धि के तत्वों को खोजा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, एक विशेष प्रकार का समुदाय होगा जो एक ही तरह के वातावरण में रहता होगा और उसमें इस तरह की बुद्धि का विकास होता है। ये वंशानुक्रम भी होता है जैसा कि आपने उपरोक्त पढ़ा। अब थोड़ा सा जो हमने पढ़ा हुआ है उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। हमने ठीक पढ़ा या नहीं, हमारे समझ में आया नहीं। बुद्धि कितने प्रकार हैं, बुद्धि के कितने प्रकार हैं, व्याख्या करें। तो बुद्धि के आपने कितने प्रकार पढ़े, आपको याद होगा। तो बुद्धि के कितने प्रकार थे? बुद्धि के 3 प्रकार थे और उनकी व्याख्या आपको अपने अनुसार करनी है। ठीक है, तो कौन कौन से प्रकार थे बुद्धि के? पहला था मूर्त, फिर अमूर्त और इसके बाद सामाजिक। गिलफोर्ड के सिद्धांत के अंतर्गत संक्रिया की व्याख्या करें। तो हमने अभी पढ़ा था और बोला था कि यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना है। ठीक है, तो गिलफोर्ड का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत संक्रिया की क्या व्याख्या की गई ये आपको यहाँ पर बताना है।